चंपावत जिले में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत सीएम तीरथ सिंह रावत ने किया। वर्चुअली उद्घाटन, लोगों को मिलेगी राहत। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए पार्टियों ने कसी कमर। चुनावी रणनीति पर बीजेपी करेगी मंथन। लगातार 3 दिन तक होगी बैठक। जुलाई से 4 धाम की यात्रा शुरू होगी। सीएम तीरथ सिंह रावत, मंत्रिमंडल ने लिया अहम फैसला। संबंधित जिलों के लोग कर सकेंगे दर्शन। और उत्तराखंड में मंद हुई कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 128 नए संक्रमित, 2 मरीजों की हुई मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपरो उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। उत्तराखंड के चंपावत जिले में आज आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन किया है। और ये प्लांट चंपावत जिला अस्पताल में लगाया गया है, जिसकी क्षमता तकरीबन 100 LPM है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित पर्यटन व्यवसायियों के लिए राहत पैकेज देने का फैसला करने के बाद प्रदेश सरकार समाज के अन्य वर्गों के लिए राहत की दूसरी डोज देने जा रही है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के मुताबिक पर्यटन विभाग की तरह सभी विभागों को राहत पैकेज के प्रस्ताव बनाने को कहा गया है। सरकार इन सभी प्रस्तावों पर विचार करके राहत पैकेज देने की घोषणा करेगी। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि कुछ विभागों से शासन को प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और उन्हीं के आधार पर अनुमानित राशि का आकलन किया जा रहा है। कुछ और विभागों से प्रस्ताव आना अभी बाकी है। में 100 LPM का उसने इंडक्शन प्लांट लगा है। ये PM केयर्स के सौजन्य से लगा है। आज सामान्य मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन कर दिया गया है। ये पूरा फंक्शनल है और अब जितने भी हमारे पेशेंट एडमिट होंगे उन सबको ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था यहीं से की जाएगी। तो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में कोविड-19 महामारी नियंत्रण के लिए आज सभी जिलों के प्रभारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारियों से कोविड के नियंत्रण और टीकाकरण की स्थिति की जानकारी ली। बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सभी व्यवस्थाएं पूरी की जाएं। और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाने के लिए चिंतन बैठक में 27 जून से 29 जून तक मंथन करने का फैसला किया है। बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बताया कि चुनाव से पहले राज्य भर में की जाने वाली गतिविधियों, कार्यक्रमों और प्रचार अभियानों के संबंध में इस बैठक में चर्चा की जाएगी। गौतम के मुताबिक इस बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के अलावा मंत्री और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। गौतम का कहना है कि अलग अलग ग्रुपों में बैठकर लगातार चर्चा की जाएगी और फिलहाल जो कार्यक्रम है उनकी समीक्षा भी की जाएगी। सभी कार्यक्रमों को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। 3 दिन तक चलने वाले इस मंथन में मंत्रियों के साथ अलग अलग ग्रुपों की चर्चा होगी और उनसे उनके विभागों के कामों का फीडबैक लिया जाएगा। उसके अलावा कोरोना प्रभावित लोगों को किस तरीके से जल्द योजना का लाभ दिया जाए, प्रदेश भर में कैसे वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाया जाए, ये भी चर्चा होगी। क्योंकि चुनाव के मद्देनजर वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी, लोग सामने आएंगे, इसीलिए ये मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तराखंड में फिलहाल चुने हुए नेताओं गोपाल सिंह रावत और इंदिरा हृदयेश के निधन के चलते गंगोत्री और हल्द्वानी, ये 2 विधानसभा सीटें खाली हुई हैं। इन पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नव प्रभात ने चुनाव आयोग से अपील की है। क्या उनका कहना है, आप भी सुनिए। विधानसभा में 2 स्थान रिक्त हैं, एक 3 नंबर गंगोत्री का और एक 55 नंबर हल्द्वानी का। 3 नंबर गंगोत्री को विधानसभा सचिवालय जो है वो रिक्ति घोषित कर चुका है और यह घोषणा इलेक्शन कमीशन को सूचित भी की जा चुकी है। यह घोषणा 29 अप्रैल 2021 को हुई है।
मतलब 29 अप्रैल 2021 को गंगोत्री का स्थान रिक्त घोषित किया गया है। अब जो वैधानिक स्थिति इस समय है वो वैधानिक स्थिति ही महत्वपूर्ण है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट जो है वो ये प्रावधान करता है कि अगर 1 वर्ष से कम का समय हो तो फिर चुनाव नहीं कराए जाएंगे, और इसी आशय की कई स्पष्टीकरण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी जारी कर चुका है। ये स्थिति स्पष्ट हो सके और जो संशय की स्थिति बनी हुई है चुनाव के विषय में कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इसके विषय में मैंने इलेक्शन कमीशन को उत्तराखंड में 1 जुलाई से चारधाम यात्रा सीमित तरीके से शुरू होगी। सीएम तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल ने यह अहम निर्णय किया है और अभी सिर्फ संबंधित जिलों के लोग ही धामों का दर्शन कर सकेंगे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के दर्शन की अनुमति केवल चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले के निवासियों को दी गई है। मंत्रिमंडल ने अन्य महत्वपूर्ण कदम में टिहरी, उत्तरकाशी और चमोली में बाढ़ मैदान क्षेत्रों के चिह्नीकरण पर मुहर लगा दी है। गंगा, भिलंगना, भागीरथी और अलकनंदा के तकरीबन 565.35 किलोमीटर तटीय क्षेत्रों से बाढ़ की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। बाढ़ के खतरे का आकलन करते हुए निर्माण कार्य को अनुमति मिल सकेगी। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कम हो, इसके लिए भी लगातार तैयारियां की जा रही हैं और इसके अंदेशे को देखते हुए सरकार चारधाम यात्रा को लेकर सीधे तरीके से कदम उठा रही है। साथ ही हाईकोर्ट भी यात्रा की कवायद पर नजर रखे हुए है। और वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज सुबह चिताई गोलू दरबार पहुंचे, जहां पर उन्होंने गोलजियो मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद पूर्व सीएम ने अल्मोड़ा के जिला अस्पताल में पहुंचकर रक्तदान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनकी पार्टी लगातार सेवा में लगी है। वो पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते लोगों को राशन देने, दवाइयां देने समेत उनके कई कार्यों में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि 2016 में प्रदेश की नदियों के पुनर्जनन के लिए उनके द्वारा वृक्षारोपण अभियान चलाया गया था, जिसकी जो शुरुआत है अल्मोड़ा की कोसी नदी से की गई थी, जिसका सार्थक परिणाम आज सामने आ रहा है। रीजन तो जनता ही समझेगी और वही बता पाएगी, लेकिन हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो सरकार की उपलब्धियां हैं और पार्टी संगठन के इस समय जो कार्यक्रम चल रहे हैं, रक्तदान के कार्यक्रम चल रहे हैं, कहीं वृक्षारोपण के कार्यक्रम चल रहे हैं, कहीं गरीब बांटने का काम चल रहा है, कहीं औषधियाँ देने का काम चल रहा है, कहीं जो जिन घरों में तमाम तरह की इस समय दुर्घटनाएं हुई हैं उन घरों में मिलने जुलने का काम हो रहा है ताकि उनका मनोबल बना रहे। इन तमाम तरह के कार्यक्रम इस समय पार्टी के द्वारा हो रहे हैं। अभी हरेला पर्व आने वाला है और हरेला बड़े ज़ोर शोर से, आप सबको जानकारी कि पिछले 2-3 सालों से बृहद वृक्षारोपण हम उस पर कर रहे हैं। 2018 16 जुलाई को इसी अल्मोड़ा में कोसी पुनर्जनन के लिए काम शुरू हुआ है और कोसी के साथ साथ आज हर जिले में एक नदी को पुनर्जनन के लिए काम लिया गया है। देहरादून में शुरुआत ऋषिपर्णा से की गई है और अब इंद्रावती, उत्तरकाशी और हर जिले में इस तरह की एक नदियों को पुनर्जनन के लिए काम चल रहा है। भगवान घंटाकर्ण देवरा यात्रा शुरू हो गई है और पांडुकेश्वर गांव के ग्रामीण भारी बर्फबारी के बावजूद भगवान घंटाकर्ण की देवरा यात्रा में वसुधारा जा रहे हैं। भारी बर्फबारी भी भगवान के भक्तों का रास्ता नहीं रोक पा रही है। भगवान की भक्ति में लीन भक्त नंगे पांव ही चल रहे हैं। ये भगवान की आस्था का ही चमत्कार है कि भारी दिक्कतों के बाद भी इन भक्तों के चेहरे पर शिकन तक नहीं है। भगवान घंटाकर्ण की इस यात्रा में तकरीबन 50 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद हैं। भगवान बद्री विशाल और घंटाकर्ण के जयकारे लगाते हुए 5 दिनों से लगातार ये भक्त आगे बढ़ते जा रहे हैं। सभी दुश्वारियां भूलकर
भगवान की भक्ति में लीन होकर भगवान घंटाकर्ण अपने आराध्य भगवान बद्रीनाथ और अपने भाई घंटाकर्ण से मिलने जाते हैं। यात्रा के दौरान भगवान घंटाकर्ण बद्रीनाथ धाम में स्थित सभी तीर्थों में जाते हैं। इस दौरान सब जगह विशेष धार्मिक आयोजन होता है। माड़ा में भगवान घंटाकर्ण अपने भाई घंटाकर्ण के साथ में अवतारी पुरुष पर जिस तरीके से अवतार लेते हैं, उसके बाद बद्रीनाथ से मिलने के बाद बामनी गांव में कुबेर भगवान को बुलाकर वहां से विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो पांडुकेश्वर के लोग यात्रा काल में अपने गांव बामड़ी गांव में रहते हैं और 6 महीने भगवान बद्रीनाथ की भक्ति में लीन रहकर कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार मंद पड़ रही है। न केवल नए मामले बल्कि मौत का जो ग्राफ है वो भी अब लगातार कम होता जा रहा है। राज्य में 128 लोग कोरोना से संक्रमित पिछले 24 घंटों में मिले, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 228 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। उसके बाद रिकवरी दर 95.43% पर पहुंच गई है। सक्रिय मामले घटकर 2627 हो गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटों में निजी और सरकारी लैब से तकरीबन 25,727 सैंपल रिपोर्ट मिली है। उत्तराखंड में कोरोना के 3,39,373 मामले आए हैं और इनमें 3,23,855 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि कोरोना संक्रमित 7,000 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। तो कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में किसानों के आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर भाकपा माले द्वारा बिंदु खत्ता क्षेत्र में जुलूस निकाला गया। इस दौरान गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी वक्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हुए कहा कि किसानों के आंदोलन के बावजूद सरकार किसानों से वार्ता करने और किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। साथ ही अडानी और अंबानी जैसे कॉरपोरेट घराने को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, जिसका संयुक्त किसान मोर्चा और भाकपा माले कड़ा विरोध करता है। और किसानों के समर्थन में आंदोलन क्षेत्रीय स्तर पर लगातार जारी रहेगा। इस दौरान भाकपा माले के वरिष्ठ नेता बहादुर सिंह जग्गी ने कहा कि सरकार तानाशाहपूर्ण रवैया अपना रही है और लोकतांत्रिक तरीके से किसानों के प्रदर्शन को दमनकारी नीतियों के तहत को चलने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार किसानों की सुनने को तैयार नहीं है। जब तक ये तीनों कृषि कानून, काले कृषि कानून किसानों की, आम देश की, गरीबों की, आम जनता की बर्बादी के ये तीनों कृषि कानून मोदी सरकार वापस नहीं लेती, तब तक जो है ये किसान आंदोलन जारी रहेगा। 7 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान बैठे हैं। पूरे देश में करोड़ों किसान आंदोलित हैं इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के लिए। लेकिन मोदी सरकार अपनी हरधर्मी पर अड़ी है और किसानों से जो है वार्ता नहीं कर रही और अडानी, अंबानी और तमाम कॉरपोरेट घरानों की जो है वो चार्जकारिता में लगी है, दलाली में लगी है। और इसलिए इन जो है आम देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, जनता की बर्बादी के ये तीनों कृषि कानून जब तक वापस नहीं लेते और ये जो काले कृषि कानून है ये खेती किसानी को और किसानों को बर्बाद करने, किसानों को बेरोजगार करने, आम जो करोड़ों करोड़ लोग जो हाथ और ये जो है पूरे देश को अन्न पैदा करके दे रहे हैं, उनको, खेत मजदूरों को, गरीबों को, आम जनता को बर्बाद करने के ये तीनों कृषि कानून जो है ये मोदी सरकार ने बनाए हैं। इसलिए ये तीनों कृषि कानून वापस लेने ही होंगे और अपनी हरधर्मी छोड़कर किसानों से वार्ता करनी होगी। और जब तक यह तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक देश में संयुक्त किसान मोर्चा और उसका जो घटक है अखिल भारतीय किसान। आपको उत्तराखंड में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो दिल्ली में लंबे समय से आंदोलनरत किसानों के समर्थन में जिले के सैकड़ों किसानों ने शनिवार को यानी आज ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर राजभवन कूच किया है। इस दौरान पुलिस ने जगह जगह अवरोध लगाकर प्रदर्शनकारी किसानों को राजभवन जाने से रोका। इससे पुलिस और किसानों में तीखी नोकझोंक भी हुई। काफी देर तक काफी मशक्कत के बाद प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा। आज कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देहरादून में सैकड़ों किसानों और उनके समर्थकों ने अलग अलग स्थानों पर ट्रैक्टर ट्रालियों से राजभवन के लिए कूच किया। हरिद्वार, रुड़की, विकासनगर, डोईवाला और ऋषिकेश समेत कई क्षेत्रों में किसान राजधानी के लिए रवाना हुए। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पहले ही शहर के भीतर और बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी थी। साथ ही ट्रैफिक को भी कई जगह पर डाइवर्ट किया गया था। डोईवाला से आने वाले किसानों को पुलिस ने वहीं पर रोक लिया था। कई किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। इस पर पुलिस और किसानों में तीखी नोकझोंक हो गई। इसी तरह आराशोरी बॉर्डर पर भी सेलाकुई में भी किसानों और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हुई। राजभवन का घेराव किसान करना चाहते थे। सख्ती को देखते हुए किसानों को रोका गया। पुलिस बार बार प्रदर्शनकारी किसानों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन का अनुरोध करती रही, लेकिन किसान वहां से नहीं माने, राजभवन कूच किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग पर कार्यकर्ताओं को रोका। यहां पर भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में नोकझोंक हो गई। सिटी मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंची, उनको किसानों ने ज्ञापन सौंपा। जो आज 7 महीने आंदोलन को पूरे हो गए, जो दिल्ली में 3 कृषि कानून को लेकर आंदोलन चला गया, आज हमारा 7 महीने पूरे होने पर माननीय गवर्नर हाउस का घेराव कर देहरादून ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। लेकिन अभी ये कार्यक्रम यहाँ पुलिस ने हमें रोक लिया, देहरादून नहीं जाने दे रहे, इसीलिए हम यहाँ भी रोड पर रोक रखे हैं, यहीं हम बैठे हुए हैं। क्यों रोका है? किसलिए? कहाँ आप लोग जा रहे थे? हम तो देहरादून जा रहे थे, गवर्नर को ज्ञापन देना अपना। हमारे 7 महीने आंदोलन को पूरे हो गए, शांतिपूर्वक तरीके से हम देहरादून जा रहे हैं, लेकिन यहाँ हरिद्वार का प्रशासन जान नहीं दे रहा, यहाँ रोक रखे हम, तो हम यहीं रुके हुए। किन मांगों को लेकर जा रहे थे? मांगते हैं जो दिल्ली में हमारा आंदोलन चल रहा है, 3 कृषि कानून लगा रखे सरकार ने, 7 महीने से आंदोलन चल रहा है, वो कानून वापस ले लो। 7 महीने से किसान तो सड़कों पर ही हो, कभी दिल्ली की सड़कों पर, कभी जिलों की सड़कों पर, कभी प्रदेशों की सड़कों पर, तो ये तो हमारा संघर्ष चलता रहेगा। तो इनके पुरानी जो 3 मांगे थी किसानों की, उसी के समर्थन में ये देशव्यापी इनके द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक राज्य में ये हुआ था। तो इसी के तहत आज इनको यहाँ पे रोका गया और इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, इसको हम मांगेंगे राज्यपाल महोदय को। फिर क्या कुछ मांग है जिनको लेकर ज्ञापन दिए गए? ये जो पुरानी 3 कृषि कानूनों में कुछ वापस लेने वाली मांग है, मेन मांग तो यही है। पर किसान बचाओ देश बचाओ का एक नारा ये दे रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है किसानों को। एसटीएफ उत्तराखंड ने देहरादून से संचालित हो रही अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी के मामले का बड़ा खुलासा किया है और इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उत्तराखंड एसटीएफ एसएसपी का कहना है कि जिस तरीके से खुलासा हुआ है, आरोपियों के पास से कुछ गैजेट्स भी बरामद किए गए हैं। शुरुआती जांच में अमेरिका के ऑपरेटर की भागीदारी का भी पता चला है। मामले की जांच लगातार जारी है। साइबर ठगों ने देहरादून की एक महिला का बैंक खाता खाली कर दिया। इसका पता उन्हें तब चला जब खाते से रकम निकाल ली गई और निकालने के पहुंची महिला ने साइबर थाने को शिकायत की है। फिलहाल प्राथमिक जांच के बाद नेहरू कॉलोनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। उमा देवी निवासी हरिपुर नवादा साइबर थाने पहुंची। उन्होंने बताया कि उनका बचत खाता एसबीआई की आईआईपी शाखा में है। उन्होंने रकम निकालने के लिए विड्रॉल फॉर्म भरा तो पता चला कि उनके खाते में कोई रकम नहीं है। ये सुनकर उनके होश उड़ गए। नेहरू कॉलोनी थाने से इंस्पेक्टर का कहना है कि साइबर थाने से 0 एफआईआर आने के बाद आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की जाएगी। जो आज एक बड़ा खुलासा जो है एसटीएफ साइबर सेल उत्तराखंड पुलिस से अभी किया जा रहा है, जिसमें 2 व्यक्तियों को जो है वैभव गुप्ता और सूद खान, इनको जो है वो पटेल नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है गिरफ्तार किया गया और इनके पास से जो है अन्य सामग्री, जो लैपटॉप, वायरलेस राउटर, पेन ड्राइव और जो सामग्री मिली है और उसमें से जो सॉफ्टवेयर और जो ऐप्स वगैरह ये चला रहे थे, तो उससे ये साफ तौर पे जो है वो साबित हुआ है कि ये बहुत बड़े लेवल का जो है साइबर फ्रॉड का रैकेट जो है इंटरनेशनल लेवल का यहाँ से चला रहे थे।
तो ये उत्तराखंड पुलिस की जैसा पिछले समय से जो है लगातार हमारा इसका फोकस्ड एरिया रहा है, क्योंकि जब से ये लॉकडाउन चला है तब से डिजिटल का जो है फ्रॉड्स बढ़े हैं इसमें निश्चित तौर पे। तो हमने इसको फोकस्ड एरिया बनाते हुए लगातार जो है STF की टीमें इस पे कार्य कर रही है और हमने जो है इसमें ई सुरक्षा चक्र मिशन भी हमारा चल रहा है। अभी हमने साइबर हेल्पलाइन भी जो है 155-260 लॉन्च किया है, उस पर भी हमारे को लगातार शिकायतें 155-260 पे आ रही है, उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। उस पर भी बहुत सारी राहत जो है हमने लोगों को दिलवाई है। 155 देहरादून पुलिस और SOG ग्रामीण ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 313 ग्रामीण हेरोइन के साथ में दंपति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत तकरीबन लाखों में आंकी जा रही है। दंपति शातिर किस्म के तस्कर हैं। तीनों के खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। CO दफ्तर में खुलासा करते हुए क्षेत्राधिकारी BD उनियाल का कहना है कि तस्करों की गिरफ्तारी के लिए थाना पुलिस ने 2 अलग अलग टीमें गठित की थी। एक टीम ने चेकिंग के दौरान वाहन में सवार दंपति और एक अन्य को पूछताछ के लिए रोका। तलाशी लेने पर उनके पास से हेरोइन मिली, जिस पर तीनों को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ लगातार की जा रही है। अवैध स्मैक बरामदगी का है, जो करीब 313 ग्राम की क्वांटिटी में बरामद हुई है। प्रकरण यह है कि दिनांक 22 में हम लोगों ने एक नौशाद निवासी फतेहपुर सहारनपुर इसको गिरफ्तार किया था। तो इसके कब्जे से करीब 11.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। इससे पूछताछ हुई थी तो पूछताछ पर इसने बताया कि यही हमारे यहाँ क्षेत्र में तिमली गांव है, तो वहाँ के 2-3 लोग इस काम को करते हैं। तो इस सूचना को डेवलप कराया गया। उसके बाद कल 26 तारीख की रात्रि में 11 बजे के आसपास एक कार जो है टाटा टिगो, इसको चेकिंग के लिए रोका गया और चेकिंग के दौरान इसमें 3 व्यक्ति मिले हैं, एक महिला और 2 पुरुष, जिनके कब्जे से करीब 313 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसको इनके द्वारा बताया गया कि ये बरेली से लाए हैं और ये ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में नौशाद वगैरह जैसे लोग हैं इनको देते हैं, जो कि इसको सप्लाई करते हैं। तो इसी क्रम में ये चेन के बीच के पैरेलल बीच की कड़ी है। अब जहाँ से लाते हैं उसको डेवलप कर रहे हैं और आगे प्रॉपर उसमें कार्रवाई की जाएगी। क्या कीमत होगी सर इसकी? कीमत अंतर्राष्ट्रीय अगर मार्केट में आप कहेंगे तो लालकुआ समेत आसपास के क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों के BPL राशन कार्ड नहीं बनने पर भारतीय चैतन्य बौद्ध महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पंत नाबादास जी महाराज के नेतृत्व में खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल के समक्ष दर्जनों लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान पूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल ने कहा कि कोविड काल की वजह से पिछले 2 सालों के प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि अब तक लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन कार्ड धारण किए हुए हैं उनको हटाकर पात्र लोगों के कार्ड जारी किए जा रहे हैं। उनका कहना यह भी है कि राशन कार्ड बनाए जाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ऐसे में जिलाधिकारी के माध्यम से शासन की मांगें पूरी की गई हैं। उनके क्षेत्र में कैंपिंग बढ़ाई जाए ताकि बचे हुए लोगों को भी योजनाओं का लाभ मिल सके। विगत 2 वर्षों से कोविड काल के दौरान हम लोग लगातार प्रयासरत रहे हैं कि जो भी अपात्र लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के राशन कार्ड धारण किए हुए हैं उनको हटाया जाए और जो पात्र लोग हैं उन्हें राशन कार्ड जारी करने जाने का काम लगातार जारी करा जा रहा है। वर्तमान में जो प्रदत्त लक्ष्य है वो अभी पूर्ण है और माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध किया गया है, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भी पत्र प्रेषित किए गए कि हमारी कैपिंग को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। जैसी कैपिंग प्राप्त होती है इन लोगों के कार्डों को बनाए जाने की, जो भी पात्र व्यक्ति होंगे उनके लिए कार्रवाई पूरी की जाएगी। पूर्ति निरीक्षक जी ने बोला है कि जितने भी ये लोग हैं गरीब असहाय हैं, इनके हमें आवेदन दिए जाएं और हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। यदि अगर इस बारे में अगर इन गरीबों के कार्य जल्दी से जल्दी नहीं होते हैं तो हम मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन भेजेंगे और धरना प्रदर्शन करने के लिए गरीबों के साथ बैठ करके हम गरीब वर्ग के जो लोग हैं, जो निस्सहाय हैं, जो इस कोरोना काल की स्थिति में बड़ी जिन्होंने अब दुख को सहा है और जिस प्रकार से हमने देखा है, और ये लोग जिनकी ना नौकरी है और ना ही इनकी ज़मीन है, ऐसे लोगों को जिनको राशन कार्ड इश्यू होने चाहिए BPL कार्ड, वो नहीं दिए गए हैं। और कई लोगों के हमारे पास संज्ञान में बातें आई हैं कि 3 से 4 हज़ार रुपये लेकर के BPL कार्ड बनाए गए हैं। अगर ये ऐसे लोगों को अगर प्रशासन जल्द से जल्द अगर इन लोगों का पर्दाफाश नहीं करती है और इन गरीब वर्गों के लोगों का काम नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इन गरीब वर्गों के लोगों का ध्यान रखा जाए। नगीना कॉलोनी के लोगों के साथ भी अत्याचार हो रहा है, इनके भी शासन प्रशासन जो है इनकी जमीन की व्यवस्था और इनको रहने की सब व्यवस्था करे।
लालकुआं में बंगाली कॉलोनी वासियों की सुविधा के लिए बने सामुदायिक भवन फिलहाल लोगों के लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। कारण बस शासन प्रशासन की अनदेखी है। दरअसल 4 साल पहले लगभग 4 लाख की लागत से बने सामुदायिक भवन का 2 बार खुद क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका ने शिलान्यास करके इसको क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि तक बता दिया है, लेकिन भवन निर्माण शुरू होते ही कार्य बंद हो गया। आज भवन की हालत बद से बदतर हो चुकी है। भवन की हालत यह है कि भवन के भीतर खुदी हुई जमीन और फैली हुई गंदगी के साथ साथ खस्ता हाल खड़े पिलर ने भवन को बदहाल कर दिया है। 4 साल बीत चुके हैं, 4.5 साल का समय बीत चुका है ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार बने हुए। ये हर जगह बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी जैसे हमारे क्षेत्र का सामुदायिक भवन है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आप कह सकते हैं बीरबल की खिचड़ी हो गई है, जो 4.5 साल से बन रही है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई। विधायक जी ने 2 बार इसका शिलान्यास कर दिया। एक ही भवन का 2 बार शिलान्यास तो पहले तो ये सोच के परे है, लेकिन विधायक जी ने 2 बार इसका शिलान्यास कर दिया। उसके बाद भी आप इसकी जर्जर स्थिति देख सकते हैं। 4.5 साल हो गए लेकिन ये अभी भी पूर्ण रूप से। आप उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।